हेलो स्टूडेंट्स, एक ऑफिस स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। आज स्टूडेंट हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले जिसका नाम है टॉरॉइड। टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, टॉरॉइड के अंदर निकालेंगे, टॉरॉइड की सतह पर निकालेंगे, टॉरॉइड के बाहर निकालेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस है प्ले स्टोर से डाउनलोड ना किया हो तो कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत कुछ फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। वहाँ पर आप लाइव टेस्ट दे सकते हो, आपको वहां पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है धारावाही टॉरॉइड जो कि सिरे विहीन है, मतलब इसके सिरे नहीं है। परिनालिका के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना रखा है, स्टूडेंट समझना। ये वृत्ताकार छल्ला आपको दिखाई दे रहा है, जो आप ऊपर लिपटे हुए हैं स्टूडेंट, ये तो तार है, लेकिन ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये क्या है? वृत्ताकार छल्ला है, जिस पर हमने किसी तार को लपेट दिया। ये दिखाई दे रहा है, ये तार इस तरीके से लिपटा हुआ आपका, ये यूं करके तार लिपटा हुआ है, ठीक है। पूरे पर हमने तार को लपेट दिया है और इस टॉरॉइड पर हमने 3 बिंदु दिखाए हैं। एक तो दिखाई दे रहा होगा आपको P, जो कि हमने इस टॉरॉइड के अंदर दिखाया है। ये टॉरॉइड है पूरा, इसके अंदर हमने बिंदु P दिखाया है। जो Q बिंदु है ये इस टॉरॉइड के बाहर है, और जो R बिंदु है ये टॉरॉइड के अंदर है। और जो टॉरॉइड लिया है स्टूडेंट, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? A है। बहुत ही सिंपल थ्योरी, इसमें है तो कुछ नहीं। अगर आपने एम्पियर का नियम थोड़ा सा पढ़ रखा है तो एम्पियर के नियम पर ही पूरा का पूरा होने वाला है। थ्योरी भी इतनी सिंपल है कि पूछो मत। यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, अंदर से खोखला है और वृत्ताकार है, ठीक है। उसमें आगे लिखा है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास हटाकर लपेटे जाते हैं। तो ये जो तार है इस तरीके से इसको लपेट दिया गया, तो ये जो फेरे हैं एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। तो पूरे जो टॉरॉइड है उस पर हमने इसको लपेट दिया है, इस तार को, ठीक है। इसे एक ऐसी परिनालिका के रूप में भी देखा जा सकता है जिसे बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया है। तो हम इसको एक परिनालिका के बेसिस पर भी देख सकते हैं। परिनालिका का जो डेरिवेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, टेंशन मत लो। वो भी एम्पियर के नियम पर ही आधारित है। अगर आपने टॉरॉइड समझ लिया तो उसको समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा बस चेंजेस आएगा, ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं है। तो इस चैप्टर के आपको 2 या 3 लेक्चर और देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मोड़ दिया जाता है और माना टॉरॉइड की प्रति मीटर लंबाई में जो फेरे हैं स्टूडेंट वो कितने हैं? n फेरे। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मानी है? n, तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। देखो, ये जो फेरे हैं प्रति मीटर लंबाई में कितने माने हैं? n, और कुल फेरों की संख्या आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कितनी होगी, n होगी। वो मैं आगे जाके आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ऐसे आप कुल फेरों की संख्या को रिप्रेजेंट करोगे। तो कुछ नहीं था स्टूडेंट, एक वृत्ताकार छल्ला है जिस पर तार को, ये तार के छल्ले हैं, इनको पास पास, मतलब तार को पास पास लपेट दिया गया है। और हमें 3 बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, P बिंदु, Q बिंदु और R बिंदु। ये P बिंदु टॉरॉइड के अंदर है, ठीक है, यहाँ इनके अंदर, ये हमारा वृत्ताकार छल्ला है, इसके अंदर P बिंदु है। और ये जो Q बिंदु है ये टॉरॉइड के बाहर है, और ये R बिंदु टॉरॉइड के अंदर है। इतना क्लियर है आप सभी को? उसके बाद स्टूडेंट पहला पॉइंट है हमारा, टॉरॉइड की क्रोड के भीतर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये टॉरॉइड है, इसकी क्रोड, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इस क्रोड के भीतर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब समझो, माना टॉरॉइड की क्रोड के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करना है? बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P में से जाने वाले वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी दिखाई दे रही है आप सभी को? कितनी त्रिज्या है? पूरी की पूरी A है। तब एम्पियर के नियम से, तो यहाँ पर हम एम्पियर का नियम लगा देंगे, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई। शायद सभी ने पढ़ा होगा इसको, तो मैं एम्पियर का नियम आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा टाइम हो चुका है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। इसे आप क्या बनाओगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम इस वृत्त के किसी भी बिंदु की बात करें, अगर मैं P बिंदु की बात कर रहा हूँ, मैं इसको इधर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर P बिंदु पर देखें तो स्टूडेंट B वेक्टर और dl वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा होगी। आपने अगर एम्पियर का नियम पढ़ रखा है तो आप सभी को पता होगा, ये B वेक्टर है हमारा, और इसी के ऊपर आप dl वेक्टर दिखा दोगे। तो इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर आप देखोगे, कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर देखोगे, तो B वेक्टर और dl वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होंगी, मतलब B वेक्टर और dl वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर B वेक्टर तथा dl वेक्टर एक ही दिशा में
हैं, इसलिए तो अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा यहाँ से। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप सभी ने पढ़ा होगा ए बी कॉस थीटा, सभी ने पढ़ा होगा, पढ़ रखा है ना। तो मैं यहाँ पर भी यही करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, यही तो हो जाएगा, केवल सेम कर रहा हूँ उसकी तरह, बी डी एल कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्या करोगे स्टूडेंट वो समझ लो, देखो यही रहेगा सेम, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, तो बी में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो बी को मैं बाहर निकालूंगा, और कॉस थीटा, थीटा की जगह एक ही दिशा में है बी वेक्टर और डी एल वेक्टर, तो थीटा की जगह आप कितना यूज़ करोगे 0 डिग्री, ठीक है। तो आप आगे क्या करोगे, बी को बाहर निकालोगे, अंदर क्या रहेगा हमारा डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान आप सभी जानते हो कितना होता है 1, तो मैं आगे इसको क्या लिख सकता हूँ, बी इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 का मान हो गया हमारा 1। अब एक चीज़ आप समझ लो, डी एल क्या था स्टूडेंट, हमने कोई छोटी सी लंबाई को माना था, डी एल क्या है, कोई छोटी सी लंबाई है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो पूरी वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्तीय पथ की परिधि है, आप सभी जानते हो इंटीग्रेशन डी एल बराबर हो जाएगा 2 पाई ए वृत्त की परिधि, या वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैसे भी लिख दो, वृत्त की परिधि। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, इस वृत्त की परिधि पर जो फेरे हैं तार के, कितने फेरे माने हमने प्रति मीटर लंबाई में, n फेरे, कितने फेरे माने स्टूडेंट, हमने n फेरे माने हैं। जो वृत्तीय पथ स्टूडेंट हमने ले रखा था उसमें फेरों की संख्या को हमने क्या दिखाया, स्मॉल n से, तो यहाँ पे लिखोगे इसमें फेरों की संख्या, इसमें फेरों की संख्या, तो कुछ नहीं करना यार, फेरों की संख्या n थी और वृत्त की परिधि हमने कितनी मानी है 2 पाई ए, तो 2 पाई ए, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैंने एम्पियर का नियम लगाया है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई, ये हमारा एम्पियर का नियम। उसके बाद अगर हम इस वृत्त के किसी भी बिंदु की बात करें, वृत्त के किसी भी बिंदु की बात करें, तो मैंने P बिंदु की बात की, P बिंदु पर B वेक्टर और DL वेक्टर एक ही दिशा में है, तो इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर आप B वेक्टर और DL वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे तो वो एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री लगानी है। आगे मैंने किया इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन BDL cos थीटा। आप सभी को पता है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है हमारा AB cos थीटा, क्या होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। तो मैंने भी तो यहाँ पर यही किया है, क्या मैंने कोई नई चीज़ की स्टूडेंट, नहीं की ना, वही सारी चीज़ें स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, इतना क्लियर है। चलो आगे आपको और क्या करना है, तो वृत्तीय पथ द्वारा कितनी धारा घिरी हुई है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर से मिटा देता हूँ उसको, ठीक है। चलो यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई डेरिवेशन में इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इसको आसानी से कर सकते हो। आगे लिखोगे वृत्तीय पथ द्वारा, अब वृत्तीय पथ जो उसके द्वारा कितनी धारा घिरी हुई है, वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा, घिरी कुल धारा, तो स्टूडेंट कुछ नहीं है, ये वैल्यू हमारी क्या है, फेरों की संख्या n इंटू 2 पाई ए है, 2 पाई ए वृत्त की परिधि थी, फेरों की संख्या n थी प्रति मीटर लंबाई में, तो हमने इसको मल्टीपल कर दिया, तो प्रत्येक फेरे से इसमें फेरों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, n इंटू 2 पाई ए, और धारा हमारी कितनी थी, I धारा प्रवाहित हो रही थी तार में, फेरों की संख्या होगी, ये वृत्त की परिधि होगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ द्वारा जो घिरी कुल धारा स्टूडेंट वो इतनी होगी। क्लियर है ना, कैसे मैंने किया है, n क्या है, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, ये तो हमें लेना पड़ेगा, वृत्त की परिधि भी लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने पूरा का पूरा वृत्त ले रखा है, तो वृत्त की परिधि हमारी कितनी 2 पाई है, तो वृत्तीय पथ द्वारा जो घिरी हुई कुल धारा होगी स्टूडेंट वो आपकी इतनी होगी। आप सभी को इतना याद रखना है। इस वाले मान को हम समीकरण 1 में उठा के रखेंगे जो मैंने एम्पीयर के परिपति नियम से बनाया था। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 आपका वही होगा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की जगह आप क्या यूज़ करोगे, एक चीज़ बताओ, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की जगह आप क्या यूज़ करोगे, देखो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर आप सभी का क्या निकल के आया, पूरा मैंने जब सोल्व किया है, अगर आप डी एल वेक्टर की जगह डी एल की जगह क्या लगाओगे 2 पाई ए, तो क्या निकल के आएगा हमारा ये b इंटू 2 पाई ए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
बी तो बी रहेगा, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेम मैं ये वाला प्रोसेस कर रहा हूँ, डी एल की जगह मैं क्या लगा दूंगा 2πa, तो मैंने यहाँ पर 2πa लगा दिया। अगर आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो इधर लिख देना b इंटू 2πa, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो आपको यही करना है। देखो मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हमारा ये था b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, यही तो था। अब इसको जब हमने पूरा सॉल्व किया तो कितना निकल के आया हमारा b इंटू 2πa, तो मैं इसकी जगह लगा दूंगा b इंटू 2πa बराबर म्यू नोट से मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आई का मान वृत्तीय पथ द्वारा घिरी हुई जो कुल धारा स्टूडेंट वो हमारी ये निकल के आई है, तो n 2πa आई, 2πa से 2πa कैंसिल। अब आपका क्या रह गया स्टूडेंट, b बराबर रह गया म्यू नोट एन आई, क्या रह गया b बराबर म्यू नोट एन आई। तो ये टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बट अभी मैं इसमें थोड़ा सा और करना है, वो मैं आपको बता दूं। माना टोरॉइड में, अब जो टोरॉइड है उसमें हम कुल फेरों की संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, कुल फेरों की संख्या मानेंगे। माना टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है तथा कोर की आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं, आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं A1 व A2 हों तो। अब देखो टोरॉइड है, उसके जो कोर्स दे रखी है, अंदर वाली कोर है ये वाली और जो बाहर वाली कोर है, इनकी त्रिज्याएं स्टूडेंट कितनी है, A1 व A2 हैं, A1 व A2 हैं। देखो ये तो A जो है ये तो मध्य बिंदु पे होगी, बट अगर हम यहाँ तक की लें और ऊपर तक की लें, अगर यहाँ तक की ले रहे हो तो A1 होगी और ऊपर तक की ले रहे हो तो A2 होगी। क्लियर है। और कुल फेरों की संख्या हमने कितनी मानी है, कैपिटल N। तो मैं उधर साइड का मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या क्या होने वाला है। तो खिचड़ी मत पकाना, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं इसमें, बस सिंपल सा है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट देखो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा आपका, समझने की कोशिश करना। स्मॉल n बराबर क्या था, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या हमारी स्मॉल n है। प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n। तो अगर आप स्मॉल n बराबर लिखोगे तो कैपिटल N बटे, अब एक चीज़ बताओ, कुल फेरों की संख्या हमारी n है और वृत्त की जो परिधि है स्टूडेंट वो कितनी होगी, 2πa। तो आप क्या करोगे, स्मॉल n की जगह हम कितना यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल N अपॉन 2πa। क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्मॉल n है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। अब प्रति मीटर लंबाई तो है नहीं, हम यहाँ पर पूरी वृत्त की परिधि लेंगे, तो मैंने 2πa से इसमें डिवाइडेशन कर दिया, क्योंकि प्रति है, प्रति का मतलब बटा होता है, और कैपिटल N हमारे कुल फेरों की संख्या होगी। तो इस n के मान को आप यहाँ पर उठा के रख दो, इससे आप इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हो। तो लिखोगे स्मॉल n का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो उठा के, b बराबर म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे, कैपिटल N अपॉन 2πa, और हमारे यहाँ पर i है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये जो डेरिवेशन है ना, टोरॉइड के केंद्र पर या फिर टोरॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है स्टूडेंट वो हमारे निकल के आ चुका है, और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा। और यहाँ से आप 2 निष्कर्ष भी निकाल सकते हो, नोट पॉइंट डाल लेना। देखो टोरॉइड के, हमने टोरॉइड के अंदर बात की चुंबकीय क्षेत्र की, तो जो टोरॉइड है ना, इसके यहाँ पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहला क्या, B प्रोपोर्शनल N। इसका मतलब जानते हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब है कि इसमें जितने ज़्यादा फेरे होंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही बढ़ जाएगा। और जो सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट वो है आपकी B प्रोपोर्शनल 1/a, अर्थात त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी, O से P तक का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, B का मान उतना ही कम होता जाएगा। तो जो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो फेरों की संख्या के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन जो टोरॉइड की कह सकते हो त्रिज्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। कोई भी दिक्कत है स्टूडेंट आप कमेंट करके बता सकते हो। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। इसको मिटा दें, कोई दिक्कत ना हो, तो दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है, हो तो। अब देखो 2 कंडीशंस और मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद हमारा ये वाला जो टोरॉइड वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा।
टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र मतलब बिंदु Q पर। अब मैं यहाँ पर एक और डायग्राम इसी से रिलेटेड बना दे रहा हूँ, छोटा सा इसी में कर दे रहा हूँ। पहला डायग्राम तो आप ये बना लोगे, सेकंड डायग्राम स्टूडेंट आप क्या बनाओगे, ठीक है, इसको ही मिटा देते हैं। अब आपको सेकंड डायग्राम इस तरीके से बना लेना है, कुछ यहाँ से डैश करके एक दिखा दोगे, ठीक है ना, वृत्त बना लेना, ठीक है ना। आप सभी वृत्त अच्छा सा जैसा बनाओ कुछ इस प्रकार से, और आर बिंदु अगर आप यहाँ मान रहे हो तो इस तरीके से एक अंदर दिखा दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा Q बिंदु यहाँ तक, इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है ना। बिंदु P की बात हमने पूरी खत्म करा दी आप सभी के लिए। तो ये वाली त्रिज्या आप A1 मानोगे और यहाँ से इस त्रिज्या को आप A2 मान लोगे, ठीक है, इतना सा करोगे। अब हमें इस A से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। एक और डायग्राम हमारा इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो बिंदु O से Q तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितना है A1, और O से R तक का PQR 3 पॉइंट मैंने माने हैं, ये कोर के बाहर हो जाएगा, मतलब टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो B पॉइंट डाल सकते हो आप, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ लिखोगे, माना कि टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु P है, देखो बिंदु कौन सा माना हमने ये बताओ। टोरॉइड के बाहर हमने बिंदु Q माना है, तो यहाँ लिखोगे माना टोरॉइड के बाहर, माना टोरॉइड के बाहर बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। और इसकी लिख सकते हो, इसकी त्रिज्या A1 है। त्रिज्या हमने कितनी मानी है, आप सभी को दिखाई दे रहा है कि त्रिज्या आपको दिखाई दे रही होगी वृत्ताकार पथ की कितनी है, A1 है, क्योंकि घिरे फेरों में धाराएं बराबर व विपरीत हैं। देखो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अब देखो टोरॉइड हमारा ये वाला हो गया, टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब टोरॉइड के बाहर हम बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो माना टोरॉइड के बाहर बिंदु Q पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और इसकी त्रिज्या A1 मानिए। देखो आप सभी को दिखाई दे रहा है त्रिज्या कितनी है, A1 है। लेकिन स्टूडेंट आगे मैंने लिखा है, अब इस टोरॉइड के बाहर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो इसके द्वारा जो घिरा हुआ ये वाला सर्किल है, घिरे हुए में जो धाराएं स्टूडेंट वो बराबर होंगी लेकिन विपरीत दिशा में होंगी। मैंने यही लिखा है, घिरे फेरों में धाराएं कैसी हैं, बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, बराबर हैं लेकिन कैसे हैं स्टूडेंट, विपरीत हैं। अतः पथ द्वारा घिरी कुल धारा कितनी होगी, 0। यहाँ लिखोगे, अतः वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा बराबर 0। अब जो वृत्तीय पथ स्टूडेंट ये है, इसके द्वारा जो घिरी हुई धारा होगी स्टूडेंट वो 0 होगी, क्योंकि हमने यहाँ से धारा प्रवाहित की थी, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। अब आगे आपको वही वाला सूत्र लगाना है, सीधे सीधे मैं लगा दे रहा हूँ, b इंटू 2πa बराबर μ0 इंटू 0, या b बराबर आपका सीधा सीधा स्टूडेंट यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 0। तो अतः टोरॉइड के बाहर किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है स्टूडेंट वो कितना होता है, 0 होता है। आपको एक निष्कर्ष ये वाला याद रखना है कि टोरॉइड के कारण हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे स्टूडेंट तो वो कितना होगा, 0 होगा। और इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बिंदु अंदर माने, सी पॉइंट कर सकते हो, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो स्टूडेंट देखो टोरॉइड के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो घिरी हुई कुल धारा स्टूडेंट वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि इसके द्वारा घिरी कुल धारा कैसी है आपकी, 0 है। तो ये तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट आपका टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है,
एक आपकी समझ में ये आ गया होगा। टोरॉइड के अगर बाहर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे स्टूडेंट, वो भी कंडीशन आपकी कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन अगर हम इस टोरॉइड के अंदर यहाँ पर अगर निकालें चुंबकीय क्षेत्र, ये अंदर वाली सतह हो जाएगी जो कि खाली स्थान है, इसमें तो वैसे भी चुंबकीय क्षेत्र 0 0 होगा। इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 है, बिंदु R पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है, μ0 Ni/2πa होगा। क्लियर सभी को। और अगर स्मॉल n है तो वहाँ पर स्मॉल n यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये था टोरॉइड। टोरॉइड के कारण हमने तीनों कंडीशंस में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं परिणालिका के बारे में बताऊंगा, परिणालिका से रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं वो बता दिया जाएगा। तो 2 या 3 लेक्चर्स और आएंगे, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।